वो घना जंगल था। उस घने जंगल के बीचों बीच बैठे तांत्रिक के मंत्रों ने जैसे रात की नींद तोड़ दी थी। रानी रुक्मणी अपनी व्याकुलता छिपाते हुए ठीक उसके सामने बैठी थी। ओम ह्रीं क्लीं कालिका देवाय नमः। कुछ देर मंत्र पढ़कर वो तांत्रिक अचानक रुकते हुए बोला, समय नजदीक है महारानी। पूरा 1 महीना हो गया तांत्रिक। हर रात मुझे इस जंगल में बुलाते हो। हर रात यही कहते हो कि समय निकट है। महारानी, ये तुम्हारा दरबार नहीं जहां तुम्हारे आदेश पर तुरंत काम हो जाए। ये काले जादू का विद्या है, अमरता की प्रक्रिया है, और अमरता प्राप्त करना इतना सरल नहीं होता। जिस कन्या की बलि चाहिए वो हरियापुर के घाटी के क्षेत्र में है, जिसे कुहासे की घाटी कहते हैं। रुक्मणी की आंखों में सुनहरे सपनों की चमक तैरने लगी। तो फिर कब कब लाओगे उस बच्चे को? कल, यानी अमावस्या की रात, कल मैं ऐसा अनुष्ठान करूंगा कि उस घाटी से कोई ना कोई कन्या यहां जरूर आएगी, और जैसे ही उसकी बलि देकर उसका रक्त तुम्हारे ऊपर चढ़ाया जाएगा फिर तुम पर समय का कोई प्रभाव नहीं होगा। तुम्हारी सुंदरता सदा के लिए थम जाएगी। रुक्मणी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वो उठी और बिना कुछ कहे जंगल से महल की ओर चल दी। महल में राजा विक्रम ने जैसे रुक्मणी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता थी, पर आवाज में अब आक्रोश था। आज भी तुम बाहर गई थी रुक्मणी? हर दिन यही सिलसिला क्यों? आखिरकार आप जाती कहाँ हैं इस तरह से? तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी हर रात ये प्रश्न पूछते हो। अब ये मत कहो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। रुक्मणी, अभी भी वक्त है। अपने कदम इस अंधेरे की ओर बढ़ने से रोक लो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम खुद को खो दोगी। समझ रही हो? मुझे अमर बनना है। मुझे हमेशा सुंदर और शक्तिशाली बने रहना है। इसके लिए अगर मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। रुक्मणी सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कक्ष की ओर चली गई। उसकी 10 वर्षीय बेटी चंद्रलेखा बेसुध सो रही थी। माँ, आप आ गई। मैं आपका इंतजार करते करते सो गई थी। सो जाओ। रात ने फिर से सब कुछ शांत कर दिया। अगली रात रानी रुक्मणी एक बार फिर उसी जंगल में पहुंच गई, जहां तांत्रिक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आज रात हमें सफलता मिलेगी महारानी, क्योंकि आज आज अमावस्या की रात है तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। रुक्मणी मौन होकर उसके सामने बैठ गई। ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। अगले ही पल एक तेज धमाका हुआ और तांत्रिक के सामने जल रही अग्नि भड़बड़ाकर जल उठी। जलती लकड़ियां इधर उधर जा गिरीं। रानी रुक्मणी डर गई और तांत्रिक की आंखों में भी क्षण भर के लिए भय झलकने लगा। ये क्या हुआ तांत्रिक? वो आ गई, वो आ गई। उस कुहासे भरी घाटी से खींच लाने में मैं सफल हो गया, पर लगता है मेरी मायावी शक्तियां उसकी शक्तियों के आगे कमजोर पड़ गई। इसी वजह से वो यहाँ प्रकट नहीं हो पाई। क्या मतलब है तुम्हारा? महारानी, हरियापुर गांव की जो घाटी है ना, जिसे कुहासे भरी घाटी कहते हैं, वो एक रहस्यमयी घाटी है। बरसों से उसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। मेरी तांत्रिक विद्या के अनुसार जिस कन्या की बलि अमरता के लिए आवश्यक थी, वो वहीं रहती है। कौन है वो? क्या वो मानव है भी या नहीं? ये तो हम नहीं जानते महारानी, पर यह तय है कि वो लड़की घाटी से बाहर निकल चुकी है। अब वो कौन है, कैसी है और क्या शक्तियां रखती है, ये सब जानने के लिए हमें उसकी तलाश करनी होगी। रुक्मणी कुछ देर तक बिना बोले सोचती रही, फिर क्रोधित होकर उठी और महल की ओर लौट गई।
अगली सुबह हरियापुर गांव की चौपाल पर आदित्य नाम का एक किसान बैठा था। तभी गांव का मुखिया वहां पहुंचा। समझ नहीं आ रहा आदित्य, ये हमारा किसान बिरजू कहां चला गया? केवल बिरजू ही नहीं मुखिया जी, कुछ दिन पहले किशन नाम का लकड़हारा भी लापता हो गया था, याद है ना? अरे लकड़हारे तो अक्सर अच्छी लकड़ी की तलाश में उस कुहासे भरी घाटी की ओर निकल जाते हैं जहां से आज तक कोई कभी वापस नहीं आया। पर बिरजू तो लकड़हारा नहीं था ना? मैंने बिरजू के बारे में सुना है। वो थोड़ा लालची स्वभाव का था। गांव के लोग कहते हैं कि उस घाटी में कोई रहस्यमयी प्राचीन खजाना छिपा हुआ है। अक्सर लालच में लोग वहां चले जाते हैं। मैं चाहता हूं आदित्य कि तुम मेरी मदद करो उन्हें ढूंढने में। अब गांव में सिर्फ तुम ही हो जो निडर और निर्भयी हो। आदित्य कुछ क्षण सोच में डूब गया, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ ठीक है मुखिया जी, मैं आपके साथ जंगल की ओर जाऊंगा, पर एक बात साफ कर दूं, हम उस घाटी के पास नहीं जाएंगे। चलिए। मुखिया और आदित्य जंगल की ओर निकल गए। आदित्य बिरजू को आवाज लगाने लगा और वहीं मुखिया ने किशन को। तभी आदित्य की नजर उस रास्ते पर पड़ी जो घाटी की ओर जाता था। वह रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ था। अरे मुखिया जी, जरा वो देखिए, उधर एक बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। ओ हाँ 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 हाँ, सच में। अरे मगर ये तो हमारी बस्ती की तो नहीं लगती। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारी बस्ती की तो बिल्कुल नहीं लगती, पर पता नहीं बेचारी कौन होगी। दोनों मिलकर उस बच्ची के पास पहुंच गए। बच्ची बेहद सुंदर थी और लगभग 10 वर्ष की उम्र की लग रही थी। तभी उसकी पलकें कांपी और वो धीरे धीरे होश में आने लगी। अरे डरने की जरूरत नहीं है बिटिया, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अरे तुम कहाँ की रहने वाली हो और यहाँ बेहोश कैसे हो गई, बताओ। बच्ची ने मुखिया की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे 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 क्या हो गया? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुकन्या है। इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है और मैं यहाँ कैसे पहुँची, मुझे कुछ याद नहीं। यह सुनकर मुखिया और आदित्य चौंक गए। बच्ची की आंखों में दर्द था और उसकी आवाज में अनिश्चितता। हाँ आदित्य, अब क्या करें इस बच्ची का? इसे तो कुछ भी याद ही नहीं है। जब तक इसके माता पिता नहीं मिलते तब तक मैं इसकी परवरिश करूंगा। मैं इसे जंगल में यूं ही किसी जानवर का शिकार बनने के लिए नहीं छोड़ सकता मुखिया जी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी आदित्य। बहुत अच्छे, चलो। आदित्य सुकन्या को लेकर अपने घर आ गया। कौन है ये, कहां से उठा लाए हो? हाँ मुझे जंगल में घाटी की ओर जाने वाले रास्ते पर मिली थी, बेहोश पड़ी थी। अगर मैं ना ले आता तो शायद किसी जानवर का शिकार बन जाती। तुम्हें क्या जरूरत थी इसे लाने की? जहां मिली थी वहीं छोड़ आते। उस रास्ते पर जो जाता है कभी लौट कर नहीं आता। वो घाटी अभिशप्त है आदित्य। अरे बकवास बंद करो राधा, जरा सोचो, अगर इसकी जगह हमारी बेटी होती तो क्या तब भी तुम ऐसा ही कहती? बोलो। राधा चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। पिताजी, ये कौन है? बिंदिया, बच्चे समझ ले कि आज से ये तुम्हारी छोटी बहन है। हाँ, ये मुझसे सुंदर है, ये मेरी बहन नहीं हो सकती। बिंदिया गुस्से से वहां से चली गई। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सुकन्या की परवरिश आदित्य की देखरेख में होने लगी, लेकिन राधा और बिंदिया का व्यवहार उसके प्रति बेहद कठोर था। राधा दिन भर सुकन्या से घर का सारा काम करवाती, कभी कभी उसे खाना भी नहीं देती, लेकिन सुकन्या सब कुछ चुपचाप सहती, बिना किसी शिकायत के भूखी सो जाती, पर कभी कोई सवाल नहीं करती।
सुकन्या अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। अब वह भूल चुकी थी कि आदित्य उसे कहां से लाया था और वह कौन थी। गांव में सुकन्या और बिंदिया की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन दूसरे गांव का जमींदार अपनी पत्नी के साथ आदित्य के घर पर आ पहुंचा। हाँ हाँ, स्वागत है आप दोनों का। बताइए बताइए, कैसे आना हुआ? हमने आपकी दोनों पुत्रियों की सुंदरता के चर्चे सुने हैं। हम उनमें से किसी एक का विवाह अपने पुत्र के साथ करना चाहते हैं। आदित्य मुस्कुराया और सम्मान पूर्वक उन्हें अतिथि कक्ष में बैठा दिया। फिर वह राधा के पास आ पहुंचा। राधा, सुकन्या और बिंदिया दोनों को अतिथि कक्ष में भेज दो। क्या बकवास कर रहे हो? एक तो सड़क से मिली हुई लड़की को घर ले आए, 10 सालों तक हम पर बोझ बनाकर रखा, और अब उसके विवाह की तैयारी भी करोगे? अरे राधा, वो लड़की कौन है हम ये नहीं जानते, पर यदि उसके माता पिता होते तो अब तक तो खोजने आ चुके होते ना। अरे अनाथ लड़की के बारे में इतना बुरा मत सोचो। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? और वैसे भी पिछले 10 वर्षों से तुमने उससे सौतेली मां से भी बुरा व्यवहार किया है, और तुम्हारी पुत्री ने भी तुम्हारे इस काम में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी मदद करने में।